Hello and welcome to Achievers Hive. Dear learners, we are continuing with the cognitive psychology और आज इस cognitive psychology के सेक्शन में हमने अब तक 4 to 5 वीडियोस डिस्कस करे हैं जहाँ पर हमने काफ़ी कुछ बातें करी हैं कि cognitive psychology क्या होती है. फ्रॉम द वेरी रूट, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं और आज cognitive psychology के इस टॉपिक को हम एंड करने जा रहे हैं विद टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कि जब हम cognitive psychology की स्टडी करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो एज अ प्रॉब्लम निकल कर आती हैं, की इश्यूज़ एंड देन की आइडियाज़. की इश्यूज़ एंड की आइडियाज़ की हम बात करेंगे कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में हमें देखने को मिलते हैं. और दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वो की आइडियाज़ हैं जिन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में एमर्ज होने के बाद इसको बेटर बनाया है, इसको ईजी किया है स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना हर तरीके से. तो चलिए सबसे पहले कुछ फैक्टर्स की हेल्प से हम समझेंगे कि जब हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को रिव्यू करते हैं तो कुछ थीम्स हमारे सामने निकल कर आती हैं जिनके बेसिस पर हम कहते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्टडी करने में ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं. सबसे पहला तो है नेचर वर्सेस नर्चर, जो आपने अब तक सबसे ज़्यादा पढ़ा होगा. आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट कि आपने नेचर वर्सेस नर्चर को काफ़ी पढ़ा होगा, बहुत सारी जगह पर आपको ये देखने को मिला होगा. और बिल्कुल इसी तरीके से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में भी ये एक डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है कि विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नेचर या नर्चर. जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो जो कॉग्निशन का प्रोसेस होता है उसमें नेचर यानी हेरिडिटी इंपॉर्टेंट होती है या नर्चर, जो एनवायरनमेंट है वो उसे ग्रो करने में हेल्प करता है. तो एक ये फैक्टर रहता है नेचर वर्सेस नर्चर, जो कि ह्यूमन कॉग्निशन को कौन ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इस बात का क्वेश्चन रेज करता है. उसके बाद आता है रैशनलिज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म. रैशनलिज्म ये मानते हैं कि दो बातें हो सकती है. देखिए, दो बातें हो सकती हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए कि जो कॉग्निशन का प्रोसेस है वो हमें ये सिखाता है कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो कैसे एग्जिस्ट करती हैं. तो दो बातें ये उठती हैं कि क्या हमें उसको जस्टिफाई करना चाहिए, रैशनलाइज करके समझना चाहिए, या एम्पेरिसिटिकली समझना चाहिए कि जो कुछ भी है वो वैसा का वैसा एक्सेप्ट किया जाता है. तो दोनों ही बातें एक कह सकते हैं, एक तो नॉलेज हो गया और एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि नॉलेज को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके लॉजिक को समझ के उसको रिसीव कर लेना चाहिए नॉलेज को, या फिर चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करनी चाहिए. जो हम अपने सेंसेस के थ्रू देखते हैं, रिसीव करते हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को क्या हमें टेस्ट करना चाहिए. तो क्या चीज़ होनी चाहिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, ये हमेशा एक डिबेट का टॉपिक बना रहता है. उसके बाद आता है स्ट्रक्चर्स वर्सेस प्रोसेसेस. आपने अगर साइकोमेट्रिक अप्रोचेस और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेस पढ़ी हैं तो आप इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि साइकोमेट्रिक अप्रोच किसी भी चीज़ में इसी चीज़ पर बात करती है कि उस चीज़ का स्ट्रक्चर क्या है, जबकि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच हमेशा ये बात करती है कि उस चीज़ का प्रोसेस क्या है. कोई भी चीज़ अपने आप में कंपोज भी होती है और वही चीज़ एक प्रोसेस की तरह से भी नज़र आती है. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, अगर हम इंटेलिजेंस को ले लें, ये कॉग्निशन के प्रोसेस में आता है. हमारा इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, डिफरेंट इंटरेस्ट हो गए, ये एज अ स्ट्रक्चर भी देखे जाते हैं और ये एक प्रोसेस भी होते हैं. इंटेलिजेंस एक प्रोसेस भी है और इंटेलिजेंस एज अ फैक्टर भी हमारे अंदर होता है. तो क्या क्या किस तरह से इसको हम पढ़ें, किस कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर या फिर प्रोसेसेस, ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है. देन कम्स डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी. यानी कि कोई भी जो डोमेन है हमारे पर्सनैलिटी का या हमारे कह सकते हैं कॉग्निशन का जो भी है, क्या वो एक जनरल फैक्टर है या फिर एक स्पेसिफिक फैक्टर है. आप देखिए, स्पीयरमैन ने अपनी थ्योरी में इस तरीके की बात भी कही थी, इंटेलिजेंस जो होता है वो जनरल फैक्टर होता है और एक स्पेसिफिक फैक्टर की तरह से भी होता है. तो ये एक डिबेट की तरह से अगेन हमारे सामने आता है कि कोई चीज़ हमें जनरली लेनी है या उसको स्पेसिफिकली समझना है, क्योंकि बहुत सारे हमारे कॉग्निशन के प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर हम चीज़ों को ये नहीं समझ पाते कि वो एक जनरल प्रोसेस की तरह वर्क करता है या फिर वो एक स्पेसिफिक प्रोसेस होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए. तो ये चीज़ भी यहाँ पे एक अगेन ट्रबल बनती है, इशू बनता है. फिर आता है वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इंटरफ्रेंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी. यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्या वो कंट्रोल्ड होने चाहिए या वो नेचुरल सेटिंग में होने चाहिए, कौन से ज़्यादा इफेक्टिव होंगे. अगर हम किसी चीज़ को नेचुरल तरीके से करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, या उसे कंट्रोल सिचुएशंस में किया जाएगा यानी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में किया जाएगा तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर निकल कर आएगी. तो ये चीज़ें कहाँ अराइज होती हैं, जब हम डिफरेंट कॉग्निशन के प्रोसेस को स्टडी करते हैं तो कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल लेवल पे लेकर जाना होता है. तो क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स बेटर हैं या नेचुरलिस्टिक तरीके से उस चीज़ को किया जाना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है. देन अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च. ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी चीज़ जो होती है, जैसे साइकोलॉजी है, वो अप्लाइड साइकोलॉजी और बेसिक साइकोलॉजी के डिफरेंस को तो आप डेफिनेटली जानते होंगे अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं तो क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या
कोई जो कॉन्सेप्ट है वो थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है या उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है, क्या बेटर है, ये भी एक डिबेट का टॉपिक बनता है। देन बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड्स, हमें जो ब्रेन है उसको उसके फंक्शन को डायरेक्टली समझ लेना चाहिए या फिर उसके जो बिहेवियरल मेथड्स हैं उन पर भी स्टडी करना चाहिए। मीन्स जो ब्रेन है क्या वो एक बायोलॉजिकल टर्म है या फिर ब्रेन को हम ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं जब हम किसी के बिहेवियर में यानी उसके एक्शंस में परफॉर्म होते हुए देखते हैं। कोई पर्सन हम इंटेलिजेंट कब कहेंगे, उसके बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसको इंटेलिजेंट कहेंगे या फिर वो कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसके बेसिस पर हम कहेंगे कि हाँ इस पर्सन ने एक काम को बहुत स्मार्ट किया है तो वो इंटेलिजेंट है। तो बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड भी एक और क्वेश्चन की तरह से हमारे आगे खड़े हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन कुछ की इश्यूज़ को हमने पढ़ा। अब आगे हम बात करेंगे की आइडियाज़ की आइडियाज़ में हम क्या पढ़ेंगे, हम ये देखेंगे कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एमर्ज हुई है उसमें बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज आए हैं जिन्होंने साइकोलॉजी को इम्पॉर्टेंस दी है और कुछ मेजर आइडियाज़ के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। सबसे पहले है डेटा इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैन बी फुल्ली अंडरस्टूड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी थ्योरी बट थ्योरीज आर एम्प्टी विदाउट एम्पेरिकल डेटा। ये कहना चाहते हैं कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में डेटा होता है उसको हम पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक एक्सप्लेनेटरी थ्योरी के बेस पे, लेकिन वो थ्योरी भी जो होती है वो कुछ एम्पेरिकल डेटा कंसीडर करके ही बनती है। कोई भी थ्योरी यूं ही नहीं हमारे सामने आ जाती, उसके कुछ बेसिस होते हैं और जब भी कोई साइकोलॉजिस्ट साइंटिस्ट उस थ्योरी को बर्थ देते हैं तो वो उसके पीछे लॉजिक्स लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम उसको थ्योरी की तरह से एक्सप्लेनेटरी थ्योरी की तरह से तो समझते हैं लेकिन उसके पीछे उसके अपने एक लॉजिक होते हैं। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इस आइडिया को कंसीडर किया जाता है। कॉग्निशन इज जनरली अडेप्टिव बट नॉट इन ऑल स्पेसिफिक इंटेंसेस। कॉग्निशन जो है वो हम जनरली अडेप्टिव होता है, नेचर में अडेप्टेशन के उसमें फैक्टर होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। नॉट इन ऑल स्पेसिफिक इंटेंसेस, हमेशा ऐसा नहीं होता। कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करके न्यू कॉग्निटिव प्रोसेसेस को बर्थ देते हैं। जैसे अगर कोई पर्सन किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है और परसीव कर रहा है तो परसीव करने के बाद ऑब्जर्व करने के साथ साथ एक नई चीज़ क्लियर होगी जो कि होगी अंडरस्टैंडिंग, उसे कितना समझ में आया। ये तो हो गया कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस आपस में इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी होते हैं जैसे कि हमारे मोटर स्किल्स, हमारे इमोशनल स्किल्स। ये सारे क्या होते हैं, मोटर स्किल्स पे ज़्यादा हम बात करेंगे, वो हमारे नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस हो गए और उनसे भी ये इंटरैक्ट करते हैं क्योंकि कोई चीज़ हमें समझ में आती है तो हम उसको परफॉर्म भी करके दिखाते हैं। तो यही चीज़ हो गया कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होते हैं वो नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। कॉग्निशन नीड टू बी स्टडीड थ्रू अ वेराइटी ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। ऑब्वियसली कॉग्निशन को हम डिफरेंट साइंटिफिक मेथड से स्टडी करेंगे तभी वो चीज़ हमें बेटर क्लियर हो पाएगी। तो ये भी एक की पॉइंट है। इस तरह से हमने कुछ की आइडियाज़ को अंडरस्टैंड किया। अब हम बात करेंगे कि कंप्यूटर साइंस जो है या फिर कंप्यूटर मेटाफर और ह्यूमन कॉग्निशन का आपस में रिलेशनशिप क्या है। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ह्यूमन कंप्यूटर की हेल्प लेके बेटर करता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कंप्यूटर बेटर नहीं कर सकता, उन्हें मैनुअली ही करना होता है। आज भी हर सब कुछ कंप्यूटर नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर एज अ सपोर्टिव कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर है उसने स्पेशली कॉग्निटिव साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक तरीके का मेमोरी सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ों को होल्ड करता है और वैसे ही फंक्शनैलिटी करने की कोशिश करता है जैसे एक ह्यूमन का ब्रेन करता है, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन कॉग्निशन को उस लेवल पे जाके टक्कर नहीं दे सकता। बट अगेन आई वुड से कि इस फील्ड में बहुत सारा वर्क किया जा रहा है, बहुत सारी रिसर्चेस की जा रही हैं और बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स निकल कर आ रहे हैं जिससे ये पता चल रहा है कि जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर साइंस की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा एमर्ज हो रही है और जितना वो एमर्ज हो रही है उतना ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी को हेल्प मिल रही है। आप समझ सकते हैं इस बात को कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो कंप्यूटर साइंस को एक पूरी तरीके से होल्ड करके रखती है, उसमें इसका कंप्यूटर साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उस रोल को और ज़्यादा यूटिलाइज तभी किया जा सकता है जितना वो वक्त के साथ साथ बेटर होता जाएगा। तो यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा रही हैं। अगर हम बात करें कि डिफरेंट जनरलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स विजुअल पैटर्न्स, डिफरेंट न्यूमेरिकल इश्यूज़, न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ को भी कंसीडर किया जा रहा है और बहुत ब्रेन के लेवल पर कंप्यूटर को लेकर आने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हेल्प से कॉग्निटिव साइंस जो है वो डेफिनेटली ब्लूम करेगी। अब कॉग्निटिव साइंस क्या है, हमारे सामने क्वेश्चन आता है, जब
कॉग्निटिव साइंस की हम बात करते हैं तो 3 चीज़ों को इसमें इंक्लूड करते हैं। सबसे पहली बात कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस हमारा जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट है, तो कंप्यूटर साइंस इसमें आता है। उसके बाद कॉग्निटिव साइंस है तो डेफिनेटली कॉग्निटिव साइकोलॉजी कैसे नहीं होगी, होगी। थर्ड जो चीज़ है वो है न्यूरो साइंस। न्यूरो साइंस आप समझते हैं, द साइंस विच टॉक्स अबाउट द बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर ब्रेन, क्योंकि न्यूरो वर्ड यहाँ पर आ गया। न्यूरो मीन्स न्यूरॉन से ये कनेक्टेड है। मैं कई बार आपको ये चीज़ हमेशा बताती हूँ कि जो कॉग्निटिव साइंस हो गई, अब वो किन 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो गई, कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये क्वेश्चन भी यहाँ से जनरेट होता है कि अगर आपको कॉग्निटिव साइंस को एक्सप्लेन करना है एंड इफ़ यू नो कि ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है और उनको आप सेपरेटली एक्सप्लेन करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने आंसर को लिख पाएंगे। इसमें आपको कुछ भी रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहते हैं कि द बाउंड्रीज बिटवीन दीज डिसिप्लिन्स आर समटाइम्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है। जो पर्सन दूर से इन चीज़ों को देखता है, जो डिटेल में साइकोलॉजी में नहीं जानता, उसको नहीं समझ में आएगा। कंप्यूटर साइंस को तो वो फिर भी चलिए थोड़ा समझ जाएगा, न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें उसको कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि जो कुछ भी ह्यूमन कॉग्निशन होता है वो इन सब में बेसिक होता है, कॉमन होता है, यहाँ तक कि कंप्यूटर साइंस में भी। कंप्यूटर साइंस ह्यूमन कॉग्निशन के बेस को ही लेकर तो चल रहा है, कॉपी ही तो कर रहा है, तभी तो जो हमारा कंप्यूटर है वो ह्यूमन ब्रेन की तरह से एक्ट कर रहा है, कैलकुलेशंस कर रहा है, चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पर भी जो है एक कह सकते हैं कि ह्यूमन कॉग्निशन इसका भी एक बेस होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि न्यूरो साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या है। न्यूरो साइंस पढ़ेंगे क्योंकि कॉग्निटिव साइकोलॉजी तो हम इतने दिनों से पढ़ते ही आ रहे हैं, पिछले लास्ट सारे वीडियोज़ में आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी की अर्ली स्टेजेस थी तब फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी या न्यूरो एनाटॉमी को काफ़ी कम वैल्यू दी जाती थी। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो थी ब्रेन और उसके फंक्शंस पर थी कि कैसे ट्रॉमाज होते हैं, कैसे एक्सीडेंट्स के बाद पर्सन बिहेव करता है, इन सब चीज़ों पर जो था। जो सेंट्रल इशू था न्यूरोलॉजिस्ट का वो इन्हीं चीज़ों के था कि ब्रेन एक हॉलिस्टिक ऑर्गन है या फिर डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनकर जो चीज़ बनी है वो ब्रेन है। तो लास्ट में हुआ क्या कि इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश गई साइंटिफिकली, यानी न्यूरो साइंस हमारी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, ब्रेन को और ज़्यादा साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश की गई, साइंटिफिकली समझने की कोशिश की गई, और वहाँ से जो एक नई साइंस निकल कर आई इसको कहा गया न्यूरो साइंस। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी से ये इसलिए कनेक्टेड है क्योंकि जो भी न्यूरो कॉग्निटिव टेक्निक्स होती हैं उनको हमें साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करनी होती है, कॉग्निशन से कनेक्ट करके समझने की कोशिश करनी होती है। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं जैसे MRI, PET, ECG, ये सब कुछ जो है वो ह्यूमन कॉग्निशन के स्ट्रक्चर को प्रोसेस कर सकती हैं, अंडरस्टैंड कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो न्यूरो साइंस है और जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो इंटरकनेक्टेड है, आपस में कंबाइन होकर चीज़ों को फॉर्म करते हैं। तो ये हमने ब्लॉक 1 के यूनिट 1 को आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने कॉग्निटिव साइकोलॉजी को डिटेल में पढ़ा था, कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी एग्जिस्टेंस में आई, बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी हैं। अगर आपने कोई भी वीडियो इसका नहीं देखा है देन प्लीज़ डू वॉच ऑल द वीडियोज़ एंड द प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो एंड वॉच। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू इट, प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू रियली फाइंड इट यूजफुल फॉर योर सेल्फ, and please share it if you find useful for others too. And thank you so very much. Keep supporting us like you always do. See you very soon in the next topic, and the next topic is going to be very interesting. See you very soon. Till then, take care. Bye bye.